अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ आजकल राजनीतिक गहमा गहमी का केंद्र बना हुआ है। कई सारे वहां से विषय हैं जिन पर आजकल देश भर में चर्चा हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी। श्री धर्मलाल कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी पर। कौशिक जी, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोरोना रोधी वैक्सीन बर्बाद हो रही है। एक और तो युवा आबादी को टीका नहीं लग पा रहा है, दूसरी ओर वैक्सीन बर्बाद हो रही है। सरकार इसे क्यों नहीं रोक पा रही है? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से मोदी जी के द्वारा सहयोग मिला है, वास्तविक में आज के समय में एक एक वैक्सीन है, उसका महत्व है लोगों की जान बचाने के लिए। एक तरफ मोदी जी के द्वारा फ्री में वैक्सीन 45 प्लस के लिए दी गई है और दूसरी तरफ राज्य सरकार के द्वारा उसके ऊपर अफवाह फैलाना, 2 महीना तक रोके रखना और उसके बाद में अब ग्रामीण जो जनता है जी लगाने से घबरा रही है, सोशल मीडिया में भ्रम फैलाई जा रही है। सरकार उसको दूर करने का ठोस पहल भी नहीं की और उसके बाद में वैक्सीन का वेस्टेज होना, बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का वेस्टेज हुआ है। आज जब केंद्र सरकार के द्वारा जब ये बात बोली जा रही है तो राज्य सरकार आरोप लगाने का काम करती है। आखिर केरल जैसे प्रदेश में जितना निर्धारित है उससे ज्यादा टीके वहां पर लगाई जा रही है, तो छत्तीसगढ़ में अपव्यय क्यों हो रहा है? और ये जो नुकसान हो रही है इसकी जवाबदारी किसकी है? कुल मिला के छत्तीसगढ़ की जनता के नुकसान है। 18 से 44 साल के लिए जो टीके हैं, सीजी टीका 18 प्लस, ये राज्य सरकार की जवाबदारी है कि कंपनी को पैसा जमा करना, कंपनी से वैक्सीन लेना और वैक्सीन लेकर के लोगों को लगाना। लेकिन जिस दिन से छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रारंभ की है, मुझे लगता है कि इस टीका को ग्रहण लग गया है। इस सरकार ने शुरू दिन से ही उसको वर्ग, संप्रदाय, जाति, बात, गरीब अमीर के श्रेणियों में बांट करके जिस प्रकार से उस टीके का प्रारंभ इन्होंने किया, आज उसका नुकसान भी हुआ और लोग सेंटर में जा रहे हैं, निराश होकर के लौट रहे हैं, क्योंकि सुनिश्चित नहीं है कि वैक्सीन आज है कि नहीं है और एक प्रकार से वैक्सीन में सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कौशिक जी, मेरा अगला सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद के सरकार ने दावे बहुत किए हैं, कई विज्ञापन भी दिए हैं। इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई देखते हैं? जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय में लोगों को लाभ होनी चाहिए और सरकार के द्वारा उनकी चिंता करनी चाहिए, सरकार के द्वारा इस प्रकार से कोई चिंता नहीं की जा रही है। केवल उन्होंने जो अनुकंपा नियुक्ति की बात की है और उसके बाद में जो बच्चे के परिवार के मुखिया खत्म हो गए उनकी पढ़ाई की बात की है। लेकिन अन्य राज्यों में जो देखने को मिला है कि अनुकंपा नियुक्ति उनकी भी हो रही है, जो तदर्थ नियुक्ति है, कलेक्टर रेट में है, उसी पद पर उनकी अनुकंपा नियुक्ति हो रही है। 5 लाख की अनुग्रह राशि दी जा रही है। 1 लाख के जो इस कोविड काल के दौरान में मृत्यु हुई है उस परिवार को दी जा रही है। साथ ही 5,000 रुपये पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा जो परिवार के मुखिया खत्म हो गए हैं, ऐसे बच्चों की संपूर्ण चिंता। अन्य प्रदेशों में जो सुविधाएं दी जा रही है, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ऐसे लोगों को 1,000 रुपये देना, उनके लिए ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराना, साथ ही श्रम विभाग के द्वारा 1,000 रुपये उनके खाते में डालना। आज यहां श्रम विभाग के पास पैसा पड़ा हुआ है, एक भी श्रमिक के खाता में कोई पैसा सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। इस सरकार के द्वारा जो कोविड के समय में लोगों के संकट है और इस संकट के समय में बाकी प्रदेशों में केंद्र के द्वारा जैसा 2 महीना का चावल मुफ्त में दिया, 3 महीना का खुद दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार के द्वारा 1 किलो भी चावल मुफ्त में नहीं दी गई है। केवल केंद्र सरकार के चावल है उसी को बांटने का काम करती है। ये सरकार पूर्णतः लॉकडाउन में जो सहयोग करनी चाहिए, जो अपेक्षा लोगों की थी, बाकी राज्यों ने जो काम किया है, ये सरकार पूर्ण रूप से उसमें फेल है और केवल ये सरकार
आरोप लगाने के अलावा लोगों के बीच में एक सकारात्मक जो भूमिका होनी चाहिए, सरकार उससे वंचित रही है। कौशिक जी, मेरा अगला सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि गांव में कोरोना नहीं है। क्या गांव में वाकई संक्रमण की कोई स्थिति नहीं है? क्या वहां पर जांच का काम नियमित तौर पर हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के दर घटे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कम हुआ है, लेकिन अब शहरों के बजाय गांवों में कोरोना से प्रभावित ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। वास्तविक में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो गांव में जांच करानी चाहिए, जो उनके टेस्टिंग होनी चाहिए, ये पूर्ण रूप से बंद है। केवल स्वास्थ्य केंद्र में 20-25 किट भेज दिए जाते हैं और 20-25 किट भेज करके उसके जांच की एक लिमिट रखी गई है। आज यदि गांव में जांच करें तो गांव वाले को फायदा होगा, पूरा परिवार संक्रमित नहीं होगा, जो मृत्यु हो रही है उससे बचाया जा सकता है। लेकिन ये सरकार टेस्टिंग कराने में कोताही बरत रही है और गांव में जो जांच की आज आवश्यकता है वो जांच बिल्कुल नहीं हो रही है। केवल दावा करते हैं, लेकिन दावे सारे इनके खोखले निकल रही है। वास्तविक में यहाँ पर कोरोना के जब विस्तार हुए, संक्रमणों की संख्या बढ़ी, उसका एक कारण रहा जांच में कमी, और उस जांच की कमी के कारण में हमारे परसेंटेज है पूरे हिंदुस्तान में हाईएस्ट रहा। और अभी जो गांव में है, कोरोना समाप्त अभी नहीं हुआ है। हम यदि ये कहें कि कोरोना समाप्त हो गए और यदि असावधानी हुई तो कोरोना के शिकार फिर हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जांच में कमी नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सारे नियमों का, कोविड का पालन होनी चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करें, तभी हम सुरक्षित छत्तीसगढ़ को बचा सकेंगे। लेकिन राज्य सरकार हथियार डाल दी है। जिस प्रकार से गांव में जांच की आज आवश्यकता है, इनके दावा खोखले है, जांच बिल्कुल नहीं करा रहे हैं। कौशिक जी, आजकल देखने को मिल रहा है कि भाजपा के आला नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराने का केंद्र बन गया है छत्तीसगढ़। इसे कैसे देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की जो स्थिति है, यदि सच्चाई सामने आती है तो सामने आने के बाद में बदले की कार्रवाई छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कई थानों में छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस के द्वारा कराई गई, और कराने के बाद में हाई कोर्ट के द्वारा उसको क्वेश किया गया। अभी जो टूल किट वाला तथाकथित एक मामला आया, उस मामले में भी हिंदुस्तान में कहीं हुआ है, एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा यहां पर एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ में, साथ ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी के खिलाफ में, कई थानों में प्रदेश के कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष के निर्देश पर शिकायत दर्ज कराई गई, और दर्ज कराने के बाद में सरकार के द्वारा उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराई गई। ये यदि सोचती है कि हम एफआईआर दर्ज करा करके कि भाजपा को सत्यता से उजागर करने से उनके मुंह बंद कर देंगे, तो शायद गलत फहमी में है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से, कि जो उनके खिलाफ बोलेंगे तो मुंह बंद करने का प्रयास, इस प्रकार से ओछी मानसिकता के साथ में छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो छत्तीसगढ़ की सरकार इस प्रकार के काम कर रही है। वास्तविक में इनके करने से न बीजेपी कोई दबने वाली है और न सत्यता को कोई उजागर करने से बंद करने वाली है, बल्कि कठोरता के साथ में मुंहतोड़ जवाब छत्तीसगढ़ के कांग्रेस को भी और उसके सरकार को दिया जाए। कौशिक जी, कोरोना की लहर जब चरम पर थी, तब रायपुर में खासतौर पर जिस तरह की अव्यवस्था देखने को मिली वो काफी हैरत भरी थी। राज्य सरकार से जब सवाल पूछे गए तो उसने उल्टा आप पर आरोप लगा दिया कि आपके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में, रमन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में चिकित्सा का जो बुनियादी ढांचा है उसको मजबूत नहीं किया गया। इसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है।
इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में जब मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन सिंह जी शपथ लिए और शपथ लेने के बाद में जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा, भाजपा की सरकार के द्वारा बुनियादी स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डेवलपमेंट किया, आधारभूत संरचनाएं खड़े की और उसका ये परिणाम है कि छत्तीसगढ़ विकास के दृष्टिकोण से जो दिखाई दिया। मैं बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं करना चाहता, मूल रूप से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य डॉक्टर साहब के द्वारा किया गया और जिसका लाभ आज पूरे प्रदेश की जनता को मिल रही है। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस समय हम 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार देखें तो कुल मिलाकर के 2 मेडिकल कॉलेज थे, डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा उसको 10 किया गया। जिला अस्पताल की संख्या 16, उसको बढ़ा करके 26 उनके द्वारा किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 116 थे, उसको उन्होंने 169 किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 515, 785 वृद्धि हुई। उप स्वास्थ्य केंद्र 3818 से 5187 और इसी प्रकार से ब्लड बैंक 7 से बढ़ा करके 23। इसके साथ ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जो मजबूती करने का काम और नए टेक्निक से जोड़ने का काम इस डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के द्वारा की गई। उस समय जो समय की आवश्यकता थी उसके अनुरूप में काफ़ी वृद्धि हुई। हम यदि देखेंगे इस तुलना को कि 70 साल में कांग्रेस की सरकार के बाद में क्या स्थिति रही और 15 साल में क्या स्थिति निर्मित हुई, तो ये समय की आवश्यकता। आज जिस प्रकार से कोरोना का जो संकट और इस संकट में इसी जो स्वास्थ्य केंद्र है जो डॉक्टर साहब के द्वारा जो निर्माणाधीन, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, यदि सारे को टारगेट करके यदि उसमें लैब की संख्या बढ़ाई गई होती जिला अस्पताल में तो आज स्थिति निर्मित नहीं होती, तत्काल परीक्षण हो जाते। यदि ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई होती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तो मुझे लगता है कि आज जितने यहाँ पर मृत्यु हुई है शायद वो मृत्यु नहीं होती। आधारभूत संरचना तो खड़ी की गई, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो उसका उपयोग किया जाना चाहिए, जो संसाधन लगाना चाहिए, वास्तविक में सरकार के द्वारा कोताही बरती गई और उसके कारण में कोरोना में लड़ने में सरकार असफल रही है। अन्य समस्याओं के साथ ही नक्सल समस्या एक बार फिर से राज्य में सिर उठा रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जी जिस प्रकार से कांग्रेस की नीति रही और सरकार आते ही सरकार के द्वारा यह बयान देना कि हम गोली से नहीं बोली से बात करेंगे और नक्सली समस्या का समाधान निकालेंगे। आज लगभग 2.5 साल होने को हो गया है। इस बीच में नक्सलियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जो कभी दूर छोर में नक्सली चले गए थे, आज शहर के किनारे नक्सली आ गए हैं और जिस प्रकार से यहाँ पर नक्सली तांडव कर रहे हैं, शासकीय अधिकारी का गला रेत करके हत्या, पंचायत प्रतिनिधियों का, सचिव का हत्या, जन अदालत लगा करके आम सिविलियन की हत्या और इस प्रकार के सड़कों के निर्माण के कार्य, विकास कार्य में लगे हुए गाड़ियों को, उपकरण को जलाना। एक बार पुनः ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ नक्सलियों के चंगुल में जा रही है। अंदर में तो ये स्थिति बनने लगी है कि छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं बल्कि नक्सलियों की राज चलने लगी है। और इस प्रकार से कांग्रेस में आने के बाद जिस प्रकार से आम लोगों का मनोबल कमजोर हुआ है, नक्सलियों का मनोबल बढ़ा है, ये कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार के जो नीति के खामियां हैं, स्पष्ट नीति नहीं बनाने की, नक्सलियों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कैसे नक्सलियों से प्रदेश को उन्मूलन करेंगे और जिस प्रकार से सरकार की ढुलमुल नीति रही है, यही ढुलमुल नीति का परिणाम है कि आज नक्सली बेखौफ होकर के घूम रहे हैं और आम लोगों में जो दहशत व्याप्त है, ये सरकार की ढुलमुल नीति का परिणाम है।
कौशिक जी, अभी दिल्ली में किसानों ने काला दिवस मनाया, जो दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के किसानों से जो वादे किए थे वो कितने पूरे हो पाए? छत्तीसगढ़ की सरकार के किसानों के साथ में दोहरा मापदंड। एक तरफ दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं तथाकथित, उनके लिए राशन पहुंचाना, काला दिवस में समर्थन देना और उसके लिए प्रतिबद्धता जाहिर करना। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ के किसानों को इन्होंने वायदा किया कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। आज भी किसानों के कर्जे पूर्ण रूप से माफ नहीं हुए हैं। केवल सहकारी बैंक में, ग्रामीण बैंक में अल्प अवधि के जो कर्ज हैं उनकी माफी हुई, लेकिन उन्हीं बैंक में जो दीर्घकालीन कर्जे हैं, बाकी बैंकों में जो किसान लोग कर्जा लिया हुए हैं, वो कर्जे की माफी आज तक नहीं हुई है। और अपने वादे को तो यहां पर निभा नहीं पा रहे हैं। 2500 रुपए देने की बात हुई थी, लेकिन 2500 रुपए आज तक किसानों के खाता में नहीं गया धान के समर्थन मूल्य के। अब 4 किस्त में दे रहे हैं। 4 किस्त में देने के बाद भी किसानों को 2500 रुपए की प्राप्ति नहीं हुई। चुनाव में आने के पहले कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया था कि हम 2500 रुपए किसानों को भुगतान करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा था हम 4 किस्त में करेंगे। हमारे यहां लघु कृषकों की संख्या ज्यादा है, सीमांत कृषकों की 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ के हमारे किसान, और ऐसे लोगों को 4 किस्त में बचे हुए राशि का भुगतान करेंगे तो ना तो किसान उसका कोई उपयोग में राशि को ला पा रहे हैं, ना कोई योजना बना पा रही है, और ना किसान उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ में केवल अन्याय है। योजना का नाम दे दिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लेकिन ये योजना किसानों के लिए अन्याय बनकर के आई है। आज भी किसानों के खाते में 2500 रुपए नहीं गई है। जो सरकार ने वादा किया था, वादा खिलाफी किया है, और यहाँ के किसानों को जो वादा निभानी चाहिए उसके बजाय यहाँ छत्तीसगढ़ के किसानों की चिंता न करके दिल्ली में बैठे हुए तथाकथित किसानों के प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। ये सरकार के किसानों के दोहरा मापदंड को दर्शा रही है। कौशिक जी, वर्तमान परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 12वीं कक्षा की परीक्षा लेने का जो निर्णय लिया है, इसे कैसे देखते हैं आप? क्या इसको टाला जाना चाहिए था या इसको स्थगित कर देना चाहिए? 12वीं की परीक्षाएं सामने हैं। मुझे कई छात्रों के पालकों का फोन आया कि अभी जो परीक्षा सरकार के द्वारा जो तिथि घोषित की जा रही है, उसके बजाय कोरोना को देखते हुए जिस प्रकार से 10वीं के जो परीक्षा के परिणाम आए हैं कि बच्चों, छात्रों के द्वारा जो असाइनमेंट जमा किए गए हैं, उसी आधार पर, उसके मूल्यांकन के आधार पर उसके अंक दी जाए, और अंक दे करके परीक्षा ना लेकर के उसको बेस बना करके उसके रिजल्ट घोषित की जाए। आज जिस प्रकार से अधिकांश स्कूलों में जो कोरोना टीके के जो वहाँ पर सेंटर बनाए गए हैं और भीड़ भाड़ वहाँ पर जो है, आखिर छात्रों को वहाँ पर उत्तर पुस्तिका लेने के लिए जाना पड़ेगा, पेपर लेने के लिए जाना पड़ेगा, उस भीड़ के सामना उनको करना पड़ेगा, और ऐसे स्थिति में संक्रमित होने के जो खतरा है ये पालकों के द्वारा आगाह की जा रही है। मुझे लगता है कि इस बात पर सरकार को विचार करनी चाहिए, और विचार करने के बाद में कि छात्र किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात को सुनिश्चित की जानी चाहिए। धन्यवाद कौशिक जी, आपका इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश सुनिए खबरों के लिए बने रहे आप प्रभात साक्षी के साथ।